Hello students, now I have come with Geography chapter 2 of class 10 Social Science. The name of the chapter is Environment and Environmental Problems. ये आपका EVS से भी related है Environmental Science. ठीक है. So without further delay, let us start. देखिए, whenever we talk about environment, nowadays ये जो environment वाला concept है हर जगह आपको दिख जाएगी. ठीक है, हर एक जगह आपको एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड बातें होंगी. एकेडमिक्स में एनवायरमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव में है, आपका कमर्शियल लाइफ में, पॉलिटिकल एराना में, ग्लोबल मीडिया में, हर जगह आपका जो ये शब्द है एनवायरमेंट ये स्पॉटलाइट में है और उसके रिलेटेड चैलेंजेस. बिकॉज ऑलरेडी वी आर एक्सपीरियंसिंग द हीट वेव. गर्मी आजकल बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो एनवायरमेंट की बातें हो रही है. एज वेल एज मेंटेनिंग हेल्दी एनवायरमेंट ये एक शेयर्ड गोल बन चुका है. यही एक बात है जो पूरे दुनिया को एक कर देती है, दैट इज एनवायरमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम्स. बिकॉज पूरा जो अर्थ है ये एक कॉमन है. अर्थ को कॉमन बनाता है एनवायरमेंट, बिकॉज वी आर द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, दो our land area is separated by the political boundaries, still the condition exists on overall earth is same. Somehow these conditions are same. Okay, so let us decipher first what is the meaning of environment. Environment का मतलब क्या होता है? देखिए, environment refers to those conditions and elements surrounding an organism. मतलब हो गया कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसके सराउंडिंग में जो भी है वो उसका एनवायरनमेंट का पार्ट है. इसमें क्या क्या हो सकता है? आपका एबायोटिक कंपोनेंट हो सकता है. ठीक है, और क्या हो सकता है? बायोटिक कंपोनेंट हो सकता है. ठीक है, एबायोटिक मतलब जिसका नो लाइफ, विच हैज नो लाइफ, जिसमें आ सकता है आपका एयर, water, land, sunshine. All these are pretty much essential for life to exist on earth. Still they do not itself have life. Okay, और बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे लिविंग क्रिएचर्स आ गए, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स. माइक्रोब्स ऑलरेडी यू नो, साइंस जो पढ़ रहे हो आपको पता ही है. ओके, तो सारे मिलके हो गया अपना एनवायरनमेंट. एक्चुअली दीज कंपोनेंट्स जब व्हेन इंटरेक्ट विथ ईच अदर दे क्रिएट द लाइफ सस्टेनिंग कंडीशंस एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. जियोग्राफिकली अगर हम एनवायरनमेंट बोले तो इट इज एक्चुअली द इंटरप्ले बिटवीन द फोर मेजर स्पेयर्स. इसमें क्या क्या आता है आपका? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर. जियोग्राफर पीटर हेगेट ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शंस अमॉन्ग द स्पेयर्स. मतलब अमॉन्ग द रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शंस अमॉन्ग द स्पेयर्स ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर. ओके, नाउ अभी ये सारे स्पेयर को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे. पहला हो गया लिथोस्फेयर, दैट इज द सॉलिड आउटर लेयर, सॉलिड स्ट्रक्चर और द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, जिसमें होता है आपका रॉक्स, सॉइल्स, मिनरल्स विच अंडरनीथ द अर्थ, अर्थ के अंदर, एंड डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जैसे माउंटेन्स, हिल्स, प्लेचूज, प्लेन्स, वैलीज, कोस्ट. कोस्ट मीन्स द कोस्टल एरियाज. याद रखिए भारत में लगभग 7,500 किलोमीटर, मोर देन 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है. तो कोस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द लैंड फॉर्म. कोस्ट इज व्हाट? इट इज द बाउंड्री. ये जो आपका हाइड्रोस्फेयर है मतलब समुद्र हो गया, और लिथोस्फेयर है. ओके, तो लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर ये दोनों को जो मिलाता है ये वाला को हम लोग कहेंगे
आपका कोस्ट लाइन, ये वाला हिस्सा हो गया कोस्ट लाइन। ओके, भारत में सबसे ज्यादा, क्या बोला मैंने, भारत में सबसे ज्यादा क्या है आपका, कोस्ट लाइन है। इसका कारण अगर हम देखें, क्या कारण है, भारत का मैप बनाते हैं, चलिए ये हो गया, isn't it? बस हो गया। सो भारत में सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन होने का कारण आप देखें, क्या कारण हो सकता है। यहां पर है, ज्योग्राफी तो मैं आपको लोग को पढ़ाऊंगा वही, यहां पर है आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक, यहां पर है आपका अरेबियन सी, अराबियन सी, ठीक है, और यहां बनता है आपका इंडियन ओशन। दैट्स व्हाई इंडिया इज नोन एज पेनिनसुला, इसीलिए इंडिया को कहा जाता है पेनिनसुला। रीजन यह है, इट इज पेनिनसुला, मतलब इस तरीका शेप, इस तरीके का एक शेप, व्हेन एनी लिथोस्फीयर मतलब लैंड एरिया इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज इन 3 साइड्स, 3 तरफ से वाटर बॉडीज है, इसीलिए इसको कहा गया पेनिनसुला। दैट वाइज वाई इंडिया को कहा गया इंडियन पेनिनसुला, ठीक है। ओके, सो ओवर टाइम ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये शेप होता है लिथोस्फीयर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बाय द हाइड्रोस्फीयर, जैसे फ्लड हो जाता है, रिवर जो है अपना कोस्ट बदल लेती है, ठीक है नहीं, एटमोस्फियर एंड बायोस्फीयर, उसके इंटरेक्शन से ये जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ, डिफरेंट आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ द लिथोस्फीयर, ये चेंजेस होता रहते हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट हाइड्रोस्फीयर। हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर। हमारा जो पूरा अर्थ है, इसमें 71% ऑफ द अर्थ सरफेस में क्या है, हाइड्रोस्फीयर है, मतलब वाटर, पानी है, जिसमें क्या क्या आता है, समुंदर, ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड अदर कंटिनेंटल वाटर बॉडीज एज वेल एज ग्राउंड वाटर। और क्या होता है, ग्राउंड वाटर। तो सब मिला के 71% अर्थ में पानी है एंड 29% वी कैन रिकॉग्नाइज एज लैंड एरियाज। ये जो 71% पानी है, इसी को एक साथ कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर, एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड द इंटरेक्शन विथ लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर और बायोस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट, now we'll talk about एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर, तो एटमोस्फेयर क्या है, एक गैसियस लेयर सराउंडिंग द अर्थ, अर्थ के चारों ओर एक गैसियस गैस का लेयर है, उसे एटमोस्फेयर कहा जाता है, जिसमें नाइट्रोजन होता है आपका 78%, ऑक्सीजन 20.94% एंड सिमिलर अमाउंट ऑफ अदर गैसेस। ये कहां तक एक्सटेंडेड है, अप टू 10,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अगर ये अर्थ है, अप टू 10,000 किलोमीटर, ठीक है, पार्टिकल डिस्टेंस, अर्थ का एकदम टॉप लेयर, आप बोल सकते हैं अर्थ का टॉप लेयर से 10,000 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर एक्सिस्ट करता है, एंड इट इज ऑल्सो इंपैक्टेड बाय लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट बायोस्फेयर। बायोस्फेयर एक ऐसा रीजन है जहां पर आप मान सकते हो लिथोस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फेयर भी है और एटमॉस्फेयर भी है। इट इज दैट रीजन वेयर लाइफ एक्सिस्ट, जहां पर
जीव है, जीवन है, लाइफ एक्सिस्ट, एंड अर्थ सरफेस ए फ्यू मीटर्स बिलो इट, कुछ मीटर नीचे भी आप बायोस्फीयर कर सकते हो, बिकॉज यहां पर भी लाइफ एक्सिस्ट है. वी आर हैविंग लाइक आर्थ्रोपोड्स. ओके, एंड द लोअर एटमॉस्फेयर टू, it hosts approximately 1.7 million identified species including human. ध्यान देना, क्या बोला? 1.75 मिलियन आइडेंटिफाइड स्पीशीज. अभी भी बहुत सारा ऐसा स्पीशीज पॉसिबल है कि है जो अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया है. ओके, नेक्स्ट, ये जो इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग दीज पेयर्स एक्चुअली शेप द अर्थ एनवायरमेंट which varies across regions and changes over time. तो रीजनल वेरिएशंस हम देखते हैं, जैसे जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, हर एक जगह का जियोग्राफी सेम नहीं है. सम रीजन्स हैव यूनिक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे लैंडफॉर्म अलग होगा. जैसे आप ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए, इट इज एन आइलैंड कंटिनेंट. वाटर बॉडीज, क्लाइमेट, वेजिटेशन, हर जगह का पेड़ भी एक जैसा नहीं है. ठीक है, कहीं पर आपको मिलेगा कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कहीं पर मिलेगा डिसीडियस फॉरेस्ट, कहीं पर मिलेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, है कि नहीं. वाइल्ड लाइफ डिफाइन इट्स एनवायरनमेंट, मतलब जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का एनवायरनमेंट को डिफाइन करता है. लैटिट्यूडिनल डिफरेंसेस ये भी है, ध्यान से देखिए, ये भी बनाते हैं. चलिए आज थोड़ा ध्यान से समझते हैं. अगर हम इसे अर्थ माने, ओके, एक इमेजिनरी लाइंस बीच में जो पास होता है, ऑलरेडी यू नो, 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे इक्वेटर कहते हैं. ओके, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 23.5 डिग्री ये नॉर्थ लैटिट्यूड था, ये साउथ लैटिट्यूड है, इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहा जाता है आर्कटिक सर्कल. ओके, एंड 66.5 डिग्री साउथ, इसे कहा गया आपका एंटार्क्टिक सर्कल. हो गया. नाउ latitude also define the environment of particular place. कैसे? अगर इक्वेटर के नजदीक होगा तो सन से क्या आता है? वर्टिकल सनरेज. ओके, तब सन से निकलेगा वर्टिकल सनरेज जो यहां गिर रहा है. गर्मी ज्यादा होगी, उमस ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, वर्षा भी ज्यादा होगी. मोर रेन ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगी, ये वाले रीजन में. ठीक है, ये वाले रीजन में. तो इस जगह का जो एनवायरनमेंट होगा आपका पोलर रीजन का एनवायरनमेंट से अलग, क्योंकि यहां पर जो रे गिरता है वो होता है स्लंटिंग सनरेज. ठीक है, यहां पर जो सनरे आता है दैट वाज स्लंटिंग. क्लियर है? चीजें समझ में आ रहा है ना? तो ये भी एक कारण है जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया का क्या होता है, एनवायरनमेंट डिटरमाइन करती है. ओके, नेक्स्ट, हैबिटेट स्पेसिफिसिटी. कुछ है जैसे डेजर्ट में आपको क्या मिल सकता है? डेजर्ट में जाइए, किस तरीके के पौधे मिल सकते हैं? कैक्टस, ज्यादातर थॉर्नी प्लांट मिलेंगे, थॉर्नी प्लांट मिलेंगे. रिवर वैलीज है कि नहीं? अगर रिवर वैलीज में है तो आपको मैनग्रोव्स भी मिल सकते हैं. हो गया. कोस्टल एरियाज हैव डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स शेप्ड बाय देयर लोकेशन और एनवायरमेंटल कंडीशन, ये भी एक कारण है. उसके बाद टेम्पोरल चेंजेस, टेम्परेचर भी एक कारण है जो किसी भी एक पर्टिकुलर जगह का एनवायरमेंट डिटरमाइन करती है.
जैसे मेघालय ले लीजिए, वहां का जो मेघालय का जो टेम्परेचर है इट इज क्वाइट लो देन असम। असम में टेम्परेचर हाई है, तो इसीलिए मेघालय का जो एनवायरमेंट है, जो असम का एनवायरमेंट है, दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा, सेम एनवायरमेंट नहीं होगा बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन, है कि नहीं। हिस्टोरिकल शिफ्ट, हिस्ट्री भी एक कारण है कि एनवायरमेंट इवॉल्व्स, एक दिन में तो एनवायरमेंट इवॉल्व नहीं हुआ, इसको टाइम लगा, नेचुरल है, ह्यूमन फैक्टर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। फॉर इंस्टेंस ब्रह्मपुत्र वैली और बराक वैली का एनवायरमेंट चेंज कंसिडरेबली ओवर द पास्ट सेंचुरीज, ठीक है, चेंज हो गया क्योंकि ह्यूमन हैबिटेशन ज्यादा हो गए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ गई, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगा, फ्लैट सिचुएशन होने लगा। ओके, रिसेंट चेंजेस अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है नहीं, एक्सपांशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, नेटवर्क्स, तो इससे एनवायरमेंट में इसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। तो की इंपैक्ट ऑफ ऑन द एनवायरमेंट ड्यू टू रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे और असम में भी देखेंगे एज वेल एज इंडिया में देखेंगे। एनवायरमेंट में जो की इंपैक्ट आ रहा है, इसका मेन कारण तो एक तो हो गया ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा हो गया आपका अर्बनाइजेशन, तीसरा हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर डेवलपमेंट, ये भी एक कारण है, मॉडर्नाइजेशन, ये भी एक कारण है, एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, ठीक है नहीं। ये जो आपका कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट, ये भी कारण है जो एनवायरमेंट में इंपैक्ट आ रहा है। तो की इंपैक्ट में पहला डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट लॉस हो रहा है, वेटलैंड, असम में आपको एक, आप लोगों का एक होमवर्क में दे रहा हूं, ये होमवर्क है, आप लोग को बतानी है रामसर साइट्स, असम में सिर्फ एक ही है, उसका नाम बतानी है, रामसर साइट इन असम, जो एक वेटलैंड है, मैंने हिंट दे दिया, जो एक वेटलैंड है, आपको उसका लोकेशन और नाम बतानी है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करना, हो गया। तो इंपैक्ट, क्लाइमेट चेंज में इसका इंपैक्ट आ रहा है, एक्सपांशन, जैसे ह्यूमन, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, जैसे सेंसिटिव एरियाज, माउंटेन्स हो गया, डेसर्ट्स हो गया, सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशन, उनका एनवायरमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इससे भी डिग्रेडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इकोसिस्टम, जैसे रिसेंट सिक्किम में हम लोग को देखने मिला फ्लड, सिक्किम, कैन एनीवन इमेजिन, सिक्किम में फ्लड हो रहा है, हिमाचल, उत्तराखंड, फ्लड हो गया, हिमाचल, उत्तराखंड, फ्लड हो गया, इवन डिमा हासाओ असम का, कोई इमेजिन कर सकता कि डिमा हासाओ में भी फ्लड हो जाएगा। ओके, सो ये सब क्या है, दीज आर इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। नेक्स्ट, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है और हमें एनवायरमेंट को बचाना क्यों है। देखिए, अगर इफ लाइफ शुड सर्वाइव, इफ शुड नहीं बोलेंगे, इफ लाइफ इज टू सर्वाइव, अगर जीवन को बचाए रखना है, ठीक है, एनवायरमेंट को बचाना पड़ेगा, मेन कारण तो वही है उसका ही, तो इसके लिए मेन कारण हम क्या करें, कंजर्व करना है। गिवन द प्रोफाउंड इंपैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट, स्टडिंग एंड कंजर्विंग इट हैज बिकम इंक्रीजिंगली क्रिटिकल, क्योंकि इंपैक्ट ज्यादा हो रहा है, तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आर एसेंशियल, restore the balance and protect the environment for future generation. सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग, हो गया। देखिए,
प्री सिविलाइजेशन, जब लोग सिविलाइज नहीं थे, तब क्या कारण है? अर्ली ह्यूमंस बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना उनको देखना पड़ा, जैसे कि अर्थक्वेक, साइक्लोन। उसका इंपैक्ट बहुत कम था क्योंकि पॉपुलेशन कम था, टेक्नोलॉजी कम था, इसलिए उसका इंपैक्ट कम था। आजकल जब भी नेचुरल कैलामिटी होता है उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है। कारण क्या है? जैसे फ्लड हो गया, बहुत सारे लोग दिखाई देते कि ये मर गया, वो मर गया, ये वाला घर लेके चला गया, वो वाला घर लेके चला गया। कारण क्या है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है। बैलेंस, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स तब उस प्री इंडस्ट्रियल एरा में मिनिमल था। एक नेचुरल बैलेंस मेंटेन किया हुआ था आज का अमंग द डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। मॉडर्न इश्यूज अगर हम देखें तो ह्यूमन इंपैक्ट ओवर द पास्ट 300 ईयर्स, मतलब 300 साल में पॉपुलेशन बहुत रैपिडली ग्रो किया है। पूरे दुनिया में 800 बिलियन लोग हैं भाई, 800 बिलियन, समझ में आ रहा है? 800 करोड़, 800 बिलियन, 8 बिलियन एक्चुअली, 8 बिलियन, और करोड़ के हिसाब से 800 करोड़ लोग हैं। इतना ज्यादा प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ये धरती सह रही है। जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा डिमांड्स और उतने ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, यही है कारण। अच्छा, दूसरा इसका कंसिक्वेंसेस अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ रहा है, फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, ऑलरेडी यू नो दिस थिंग्स। ज्यादा से ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा है, इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सॉइल इरोशन हो रहा है, एनवायरमेंटल इश्यूज बढ़ रही है। ऑलरेडी वी आर फेसिंग इट, हीट वेव। ठीक है, मैं आप लोग को एक नया डेटा बताता हूं। आईपीसीसी, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के हिसाब से कि अगर धरती को सही से बचाना है तो 2100 एडी तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए इन रेस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तब जो टेम्परेचर था, तब मान लेते हैं चलिए कि एवरेज टेम्परेचर जो था, हम मान लेते हैं कि चलिए 15 डिग्री था। तो अगर 2100 तक धरती की टेम्परेचर 16.5 डिग्री सेल्सियस होता है तब धरती सर्वाइव करेगी आसानी से। बट अगर उससे बढ़ गया देन देयर इज ए ह्यूज टेंडेंसी कि अर्थ इज गोइंग इन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। और नए रिपोर्ट यह कहती है कि अभी 2024 चल रहा है एंड नाउ द एवरेज टेम्परेचर हैज क्रॉस्ड 1.63 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी। इसीलिए तो आप लोगों को इतना हीट वेव, गर्मी जो सहन महसूस हो रहा है, हीट वेव, इसका कारण वही है, गर्मी बढ़ चुकी है। ठीक है, प्रॉब्लम कैटेगरीज जैसे लोकल प्रॉब्लम है, कन्फाइंड टू स्मॉल एरियाज, लैंड पॉल्यूशन है, स्मॉल इंडस्ट्री है, लोकल वाटर का स्कैर्सिटी इश्यूज होता है। रीजनल प्रॉब्लम्स में अगर हम देखें तो वो लार्ज रीजन्स को अफेक्ट करता है, जैसे फ्लड हो गया, ब्रह्मपुत्र वैली में हर साल फ्लड होता है, बराक वैली में ऑलरेडी इस बार फ्लड हो चुका है, लेकिन नहीं, असम की बात कर रहे हैं। ग्लोबल प्रॉब्लम भी है, जैसे एंटायर ग्लोबल प्रॉब्लम पूरे एंटायर प्लैनेट को अटैक क्या करता है, इफेक्ट करता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, टेम्परेचर राइज अफेक्टिंग ऑल अर्थ स्फीयर्स, रिक्वायरिंग इंटरनेशनल सॉल्यूशन की जरूरत है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो एनवायरमेंट फेस कर रहा है, चैलेंजेस ऑफ टुडे। पहला तो हो गया ड्यू टू इंसानों का एक्टिविटीज, पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन, है कि नहीं? आप इतने ज्यादा टावर्स लगा रहे हो, बर्ड्स दिखाई देता है आजकल? आप लोग बताना तो, कितने सारे बर्ड्स आप लोग देख पाते हो? एक बर्ड नाम होती थी स्पैरो, पहले बहुत दिखता था, आजकल तो जैसे गायब ही हो गया है स्पैरो। आप लोग को दिखता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना कि आप लोग को स्पैरो दिखता है।
मुझे तो बहुत दिन हो गया दिखा नहीं। और एक बर्ड होती थी वल्चर, हु इज टू लिव ऑन द कैरेकस ऑफ डेड एलिमेंट्स। आपको दिखता है क्या? अगर दिखता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना, ठीक है। तो की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में देखें तो पहला आ गया पोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पोल्यूशन जैसे लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन का कारण क्या है? कंटामिनेशन ऑफ लैंड बाय द यूज ऑफ केमिकल्स इन द एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया जो लैंड में आता है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ की कटाई, डिफोरेस्टेशन, मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो अल्टीमेटली सॉइल की फर्टिलिटी को कमी कर रहा है और उसका नेचुरल प्रॉपर्टी को खत्म कर रहा है। ह्यूमस जो इट इज द मेन प्रॉपर्टी विच लीड्स टू द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और धीरे धीरे ह्यूमस खत्म हो रहा है ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इजंट इट। एयर पोल्यूशन, एमिशन ऑफ द हार्मफुल गैसेस जैसे CO2, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इंडस्ट्रियल व्हीकल का एमिशन, अर्बनाइजेशन एटमॉस्फेरिक बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है, लीडिंग टू इश्यूज जैसे एसिड रेन हो रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। दिल्ली हर साल, दिल्ली के लोग सफर करते हैं ड्यू टू एयर पोल्यूशन, ठीक है। वो लोग सफर करते हैं एक सिचुएशन जिसका नाम है स्मोक, है कि नहीं? स्मोक प्लस फॉग, इसे स्मोक बोलते हैं। एंड ड्यू टू क्यू स्टबल बर्निंग, बर्निंग एक मेन इश्यू है क्योंकि दिल्ली आपका कहां पर है? दिल्ली हरियाणा और पंजाब के नजदीक है। हरियाणा और पंजाब में ज्यादातर क्या होता है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है। तो एग्रीकल्चर खत्म होने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद जो चीजें रह जाता है वो लोग आग लगा देते हैं। इसको जलने के बाद वो सब कुछ कहां पर आता है? दिल्ली आता है। तो दिल्ली हैज टू सफर ए लॉट। वाटर पोल्यूशन जैसे रिवर, लेक्स, ओशंस, हर कुछ पोल्यूट हो रहा है। एग्रीकल्चरल वेस्ट, हार्मफुल एक्वेटिक, एंड दीज आर हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ टू। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो हो रहा है कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। एक्वाटिक लाइफ जो है वो मर रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक इन वाटर, ठीक है। माइक्रोप्लास्टिक इन वाटर, पानी में ज्यादा से ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा बढ़ रही है, इसलिए एक्वाटिक लाइफ हार्म हो रही है, ठीक है। डेसर्टिफिकेशन, तो डेसर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो फर्टाइल लैंड है इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ या इट इज कन्वर्टेड इनटू द बैरन लैंड और डेसर्ट लाइक लैंड, जिससे ड्रॉट होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। यह क्यों होता है? क्या कारण है कि लैंड फर्टाइल इनसे इनफर्टाइल हो रहा है, जिसे हम लोग डेसर्टिफिकेशन कहते हैं। एक तो हो गया ड्रॉट, सूखा पड़ना, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, ओवरग्रेजिंग, कैटल अगर ज्यादा से ज्यादा ओवरग्रेज कर ले तो, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो एकदम डिफेक्टिव है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ की कटाई, डिफोरेस्टेशन, ये कारण है। दिस अफेक्ट्स अबाउट 35% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड विथ सीवियर इंपैक्ट्स। कहां कहां हो रहा है आपका? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ठीक है। देखते हैं, अभी पढ़ते हैं लैंड पोल्यूशन, ठीक। लैंड पोल्यूशन के मेन कारण देख लेते हैं। केमिकल यूज करना, पेस्टिसाइड यूज करना, इंसेक्टिसाइड यूज करना, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल, डिफोरेस्टेशन। इसका इंपैक्ट क्या होता है? सॉइल अपना फर्टिलिटी खो देता है एंड सॉइल का नेचुरल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाता है। इंडिया में ही करीब करीब 6 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड डिग्रेड हो चुका है ड्यू टू सॉइल इरोशन एंड डेसर्टिफिकेशन हर साल हो रहा है। असम में अगर हम मैं डेटा दूं तो असम में ही डिफोरेस्टेशन एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से लगभग सिग्निफिकेंट सॉइल इरोशन हो रहा है। ऑलरेडी डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट हैज एक्सपीरियंस्ड इट 2022 में भी एंड दिस ईयर 2024 में भी एक्सपीरियंस किया। सॉइल इरोशन हो रहा है कि नहीं? 34% ऑफ द स्टेट्स टोटल एरिया अफेक्टेड बाय लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट हो गया आपका एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कारण देखें तो एमिशन फ्रॉम द व्हीकल्स का एक्सॉस्ट, उसके बाद डिफोरेस्टेशन, एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। इसका इंपैक्ट क्या होता है? एसिड रेन होता है,
हेल्थ हैजार्ड बढ़ता है, जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज बढ़ जाता है, क्लाइमेट चेंज में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के हिसाब से 91% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन वो सब एरिया में रहता है जहां पर एयर क्वालिटी इट इज एक्सीड्स द रिकमेंडेड लिमिट्स। इतना खराब एयर क्वालिटी है, जैसे दिल्ली, इंदौर, बहुत खराब एयर क्वालिटी है। आप गाजियाबाद ले सकते हैं, असम में गुवाहाटी, ठीक है। पॉल्यूशन रिपोर्ट के हिसाब से पूरे वर्ल्ड का सेकंड पोल्यूटेड सिटी गुवाहाटी है। ओके, फर्स्ट आपका है ढाका बांग्लादेश का, और सेकंड है गुवाहाटी, कॉक्स बाजार ढाका। इतना पोल्यूटेड सिटी है गुवाहाटी पॉल्यूशन रिपोर्ट के अनुसार। तो इन इंडिया मेजर सिटीज जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कंसिस्टेंटली रैंक अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड, जहां पर पार्टिकुलर मैटर 2.5, दीज आर स्मॉल मैटर्स जिनका PM 2.5 कहा जाता है, उसका जो लेवल है बहुत ज्यादा है। असम का गुवाहाटी ऑल्सो फेसेस सिग्निफिकेंट एयर क्वालिटी इश्यूज। कारण क्या है? वेहिकुलर एमिशन, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रहा है, आर ऑल्सो मेजर कंट्रीब्यूटर्स। वाटर पोल्यूशन के कारण देखते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट और अर्बन वेस्ट का डिस्चार्ज वाटर सोर्स में, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, एग्रीकल्चरल फील्ड में ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं? फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और वो फर्टिलाइजर्स पानी के थ्रू बह के कहां गिरते हैं? कहां गिरता है? पानी के थ्रू बह के वो पानी के सोर्स में गिरता है, पानी को कंटामिनेट करता है, एसिड रेन एक कारण है। These are harmful to aquatic life, making the water unsafe for human use too. Even the cities like Guwahati, even Silchar, even most of the important cities जैसे तमिलनाडु का शहर चेन्नई are suffering from serious water scarcity. Already experts का यह मानना है नेक्स्ट जो वर्ल्ड वॉर अगर 3 हुआ तो वो होगा पानी के लिए, वाटर के लिए। दुनिया में इतनी ज्यादा वाटर स्केर्सिटी होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार वाटर स्केर्सिटी का लेवल देखिए, इंडिया में पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 18% पाया जाता है इंडिया में, और वाटर सिर्फ 4% ही अवेलेबल है। देखिए, 18% लोगों के लिए 4% फ्रेश वाटर, तो क्या होगा? लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। इसीलिए तो इतने सारे वाटर डिस्प्यूट है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट हो गया आपका, ठीक है नहीं, महानदी वाटर डिस्प्यूट, तीस्ता वाटर डिस्प्यूट, मेन कारण तो वही है। नेक्स्ट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से इंडिया में 351 रिवर स्ट्रेचेस अक्रॉस द कंट्री जो सीवियरली पोल्यूटेड है। ब्रह्मपुत्र रिवर असम का एक वाइटल रिवर है। इट इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग राइजिंग पॉपुलेशन लेवल। इसका कारण क्या है? अनट्रीटेड सीवेज अनट्रीटेड है डायरेक्टली, एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस जो डायरेक्टली ब्रह्मपुत्र रिवर में डाला जा रहा है अनट्रीट करके। Next we'll talk about desertification. Desertification क्या है? It is actually conversion of productive and fertile land into the desert-like conditions. ठीक है, इसका कारण क्या है? नेचुरल कॉजेस जैसे ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ना, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि ओवरग्रेजिंग, ज्यादा से ज्यादा कटल ने ओवरग्रेज कर लिया, डिफोरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। उसका इंपैक्ट क्या पड़ा? लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो गई और डेजर्ट एरिया ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, असम का ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 34% लैंड आर इन द वर्ज ऑफ डेसर्टिफिकेशन। हर साल लैंड खत्म हो रही है, लैंड अपनी क्वालिटी को खो रही है, अफेक्टिंग मिलियंस ग्लोबली। तो ग्लोबल डेसर्टिफिकेशन रिपोर्ट देखिए, 168 कंट्रीज इंपैक्टिंग 1.5 बिलियन पीपल। इंडिया में नियरली 30% लैंड एरिया अंडरग्रोइंग डिग्रेडेशन जैसे और डेसर्टिफिकेशन, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। असम में 34% लैंड एरिया
आर डिग्रेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विल टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये एक ह्यूमन ड्रिवन एक्टिविटी है। ये पहले जब अर्थ इंसान नहीं थे या फिर इंसान थे भी, या प्री सिविलाइज्ड एरा हम लोग माने, तब इतनी गर्मी नहीं थी। इसका मेन कारण है, इट इज द प्रेसिंग एंड वन ऑफ द मेन एनवायरमेंटल इश्यूज टुडे, ग्लोबल वार्मिंग। गर्मी बढ़ रही है। इसका कारण अगर हम देखें, इनफ्लक्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। इसमें मेन कंटामिनेंट कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4, आपका नाइट्रस ऑक्साइड, N2O एंड वाटर वेपर टू समहाउ। इन सब गैस को एक साथ कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, तो की पॉइंट्स अभी हम लोग देखते हैं। सोलर एनर्जी एंड टेम्परेचर बैलेंस। हम टेम्परेचर को कैसे बैलेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। अर्थ एब्सॉर्ब्स, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है, एब्सॉर्ब्स इट एंड रिफ्लेक्ट सोलर एनर्जी, मेंटेनिंग टेम्परेचर बैलेंस। बट ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, दो ओनली 0.1% ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस में 0.1% है, प्ले ए क्रूशियल रोल इन ट्रैपिंग द एनर्जी एंड कीप द अर्थ वार्म। तो ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ेगी, वो सोलर रेडिएशन जो है, इंसोलेशन नहीं, सोलर रेडिएशन मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन जो सन रेज बाहर जा रही है उसको ट्रैप कर लेंगे, जिससे अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म होता रहेगा। ये देखिए, आईपीसीसी रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है 1850 से 2020 तक 1.09 डिग्री सेल्सियस। इन इंडिया एवरेज टेम्परेचर राइज हो चुका है 0.6 डिग्री सेल्सियस कुछ सेंचुरी में। ग्रीन हाउस गैस का इंपैक्ट अगर हम देखें, सिंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज्यादा बढ़ गया, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ चुका है अबाउट 30% along with other ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि आपका मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड these gases enhance the greenhouse effect, causing global temperatures to rise। डेटा यह कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसेंट्रेशन है वो 417 ppm इन 2022 था, जो हाईएस्ट करीब करीब 800,000 ईयर्स में था, जो CO2 का कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ CO2, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द ग्लोबल इंक्रीज। ओके, और असम का ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर आल्सो राइजिंग ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो टेम्परेचर राइज का कंसिक्वेंसेस क्या है देखेंगे। पहला, मेल्टिंग पोलर आइस, मतलब वो जो मैंने बताया आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, पोलर आइस क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। पोलर आइस मतलब आपका नॉर्थ पोल में है आर्कटिक सर्कल, ठीक है, जो नॉर्थ पोल में है। साउथ पोल में है एंटार्क्टिक सर्कल, isn't it? तो दोनों जगह में ही क्या है? These are having ice sheets। क्या है यहां पर? आइस शीट्स है, आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स, जो रैपिडली मेल्ट हो रहा है ड्यू टू टेम्परेचर राइज। ये क्या करेगा? सी लेवल राइज करेगा। जैसे जैसे सी लेवल राइज करेगा, लैंड एरिया क्या होगा? सबमर्ज होगा। इससे क्या होगा? सबमर्जेंस ऑफ लैंड एरिया। ऑलरेडी ये रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 2040 से 2050 तक कुछ इंडियन ओशन आइलैंड कंट्रीज जैसे कि आपका मालदीव्स, ठीक है,
सिशल्स, मॉरिशस, ये सब और वर्ल्ड के नक्शा में रहेगा ही नहीं, सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है। At potential 1 meter rise could submerge about 5 million square kilometer coastal areas affecting island deltas and coral reefs। बोला अगर सी लेवल 1 मीटर राइज होता है तो 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, कोस्टल एरिया, आइलैंड, डेल्टास, कोरल रीफ्स को क्या कर जाएगा? सबमर्ज कर जाएगा, डुबा देगा। इकोसिस्टम डिसरप्शन, क्लाइमेट चेंज की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रुकावटें आ रही हैं, रिड्यूस एग्रीकल्चरल यील्ड में रुकावटें आ रही है और डेसर्टिफिकेशन बहुत बढ़ चुका है। डेटा यह कहता है कि आईपीसीसी ने एस्टिमेट किया कि इफ द सी लेवल कुड राइज अप बाय 1.1 मीटर बाय 2100, मतलब 2100 एडी तक सी लेवल कम से कम 1.1 मीटर राइज कर जाएगा। ठीक है। एंड अगर इसी तरीके से ग्लोबल एमिशन होता रहा, इंडिया में भी कोस्टल एरिया जैसे कि मुंबई, कोलकाता हाईली वल्नरेबल टू सी लेवल राइज। असम इकोसिस्टम में भी पर्टिकुलरली इट्स फ्लड प्लेन्स, ठीक है, इंक्रीजिंगली थ्रेटन बाय द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, तो क्या क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कोई कुछ नहीं किया जा रहा है? यस, ग्लोबल रेस्पॉन्सेस आर देयर। पहली बार जो किया गया था वो 1992 में, पहला तो हुआ था आपका 1972 में, पहली बार वर्ल्ड लीडर्स को लगा कि यस वी नीड टू थिंक अबाउट आवर एनवायरमेंट। तो पहले किया गया था स्टॉकहोम कन्वेंशन, सबने एनवायरमेंट या ग्लोबल वार्मिंग टर्म सुनी। 1992 में रियो समिट, रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है, रियो समिट किया गया, जब सब लोगों ने एनवायरनमेंट को एक एनवायरमेंटल इश्यूज या ग्लोबल वार्मिंग को एक कॉमन प्रॉब्लम माना और उसके लिए सब काम करना चाहते हैं पर करते नहीं है। इसीलिए हर साल कंडक्ट किया जाता है आपका सीओपी, जो रिसेंटली कंडक्ट हुआ है वो हुआ है COP 28। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। एक थोड़ा डेटा में इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों को अंदाजा लग सके कि दुनिया में क्या चल रहा है। COP 26 जो हुआ था ग्लासगो, भारत के ही प्रधानमंत्री, प्रेजेंट जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था कि इंडिया विल become a net zero country by the year 2070। मतलब 2070 तक भारत नेट जीरो एमिटर बनेगा, मतलब कोई कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करेगा, अगर एमिट करेगा भी तो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड नेशंस गाइड करता है और एक साथ इकट्ठा आते हैं ताकि वो टेम्परेचर राइज के खिलाफ लड़ पाए और उसके इफेक्ट के खिलाफ इकट्ठा होकर लड़ सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर पाए। पेरिस एग्रीमेंट ने अडॉप्ट किया गया 196 कंट्रीज। उसका एम था कि ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट किया जाए अप टू 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इंडिया हैज कमिटेड टू रिड्यूस उसका कार्बन एमिशन इंटेंसिटी 45% तक कम करेगा, इंडिया ने कमिट किया by the year 2030 as a part of its national determined contributions under Paris Agreement। असम भी स्टेप ले रहा है ताकि वो क्लाइमेट रिजिलियंस स्टेप ले सके थ्रू स्टेट लेवल एक्शन प्लान्स एंड इनिशिएटिव्स। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एक ग्लोबल इशू है, एक रीजनल इशू है, एक स्टेट बेस्ड इशू है, एक कंट्री बेस्ड इशू है। हम जो ऑर्गेनिज्म है, हम अपने एनवायरनमेंट के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो जैसे एनवायरनमेंट से हमें सब कुछ मिल रहा है, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सांस मिल रहा है, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करें। ठीक है, वी नो दैट गवर्नमेंट शुड स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव्स, बट वी एज ए ह्यूमन बीइंग, इफ वी वांट दैट आवर अर्थ शुड सर्वाइव, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इस धरती की जो लाइट है वो देखे, तो हमें
छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, मैं कुछ स्टेप्स बताता हूं, आप लोग खुद सजेस्ट करना। मैं इस चैप्टर में आप लोगों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं बिकॉज इट इज ए ग्लोबल इश्यू, रीजनल इश्यू, लोकल इश्यू, इंडिविजुअल इश्यू एज वेल एज नेशनल इश्यू। ठीक है, तो हमें इंडिविजुअली आगे आना होगा और पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है, मैं अपने तरफ से 3 सजेशन दे रहा हूं जो हम खुद के लेवल में कर सकते हैं, जिससे हम एनवायरनमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूं आप लोगों को, आप लोग भी अपना सजेशन देना जो इंडिविजुअल पार्ट हम लोग कर सकते हैं। नंबर 1, लिमिट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, मतलब अगर खराब हो जाए उसे आप फेंकिए मत, ई वेस्ट जनरेट हो जाएगा, उसे आप रिसाइकल कराइए, देन यू गो फॉर नेक्स्ट। ठीक है, दूसरा, यूज वाटर एफिशिएंटली। ठीक है, और तीसरा, अवॉइड पैकेज्ड फूड आइटम्स एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, आप लोग खुद सजेस्ट करना अपने हिसाब से कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। अगर धरती ही नहीं रहेगी को क्या पढ़ाई और क्या जीवन। ठीक है, तो पहले अपने धरती को बचाना है। ओके, एंड इट कैन स्टार्ट विथ अ सिंपल स्टेप। अगर हम अपने आप को चेंज करें, डेफिनेटली दुनिया चेंज होगी। ठीक है, सो बाय दिस नोट आई एम एंडिंग दिस चैप्टर। शायद खत्म हो चुका है, लेट मी सी। यस, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सो होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, अच्छा लगा है, काइंडली अपने दोस्तों के बीच शेयर करना और अपना सजेशन देना मत भूलना। सेव अर्थ, बी द वन, बी द इंडिविजुअल, बी ए hero of sustainable development. By this note, I am ending here. Okay, student, goodbye.